विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार टू प्रोफेसर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम टीजीटी पीजीटी की जो फास्ट रिवीजन क्लास है हमारी, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और आज से हम भाग 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। आप लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य पढ़ा होगा, क्योंकि जो भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है तो सबसे पहले उसे हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि आपने जो पढ़ा है उसका हम रिवाइज कराएं। आपकी जो स्मृति पटल से कुछ बातें अगर हट गई हैं तो उन्हें पुनः स्मृति स्तर में लाएं। हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि हम आपको नए सिरे से पढ़ाएं। हमारा केवल उद्देश्य है कि आपको हम रिवीजन के रूप में आपको पूरी क्लासें देंगे, क्योंकि अगर हम सिलेबस को नए सिरे से पढ़ाएं और पूरा कंप्लीट करने में तो हमें कम से कम 1 साल का समय लग जाएगा टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो टीजीटी और पीजीटी को अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमारे पास समय केवल 1.5 या 2 माह के अंदर ही परीक्षा हो जानी है, ज़्यादा समय है नहीं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 माह का समय लेकर चलते हैं। तो इतने में हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के पहले एक बार पूरे पाठ्यक्रम को रिवाइज कर लें। तो उसी के आधार पे हम हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर अभी उपस्थित हैं। पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद गद्य साहित्य पढ़ेंगे, काव्य की कुछ रचनाएं पढ़ेंगे, इसके बाद हम कुछ काव्य शास्त्र, व्याकरण, और व्याकरण के बाद संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण। ये पूरा पाठ्यक्रम आपका टीजीटी और पीजीटी का है। तो सबसे पहले हम अपना पहला पार्ट लेकर उपस्थित हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हम लोगों को हिंदी साहित्य के पहले के साहित्य को जानना होगा, क्योंकि किसी भी साहित्य का जन्म किसी न किसी साहित्य से जुड़ा होता है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो हिंदी का जन्म हुआ वह संस्कृत से माना जाता है, और संस्कृत इसकी आदि जननी है हिंदी की। तो सबसे पहले हम वह जो यात्रा है हिंदी की, तो हिंदी के पहले की जो यात्रा है कि संस्कृत से कैसे हिंदी में हम आए, तो उसकी थोड़ी सी हम लोग यात्रा देखेंगे, उसका समय देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करें तो वैसे तो आप लोग पढ़ते हैं आदिकाल से, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप लोग भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर। छायावादोत्तर में प्रगति व प्रयोगवाद और नक्य कविता आती हैं। इसके बाद साठोत्तरी कविताएं आती हैं। इस समय जो वर्तमान में साहित्य चल रहा है वो भी हम लोगों के अध्ययन के क्षेत्र में आता है, क्योंकि 1-2 प्रश्न इस समय करंट साहित्यकारों से पूछ लिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी जो हिंदी है उसका जन्म कैसे हुआ और कैसे आई। हाँ, तो आइए सबसे पहले हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसके पहले अगर हम देखें तो संस्कृत पर चलते हैं। तो आपको जो संस्कृत मिलती है, तो सबसे पहले हम संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत, और संस्कृत का जो समय माना जाता है तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। यानी इसका जो समय माना जाता है संस्कृत का, तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका हम लोग समय मानते हैं।
अब आप और हम लोगों ने जो अध्ययन करते हैं तो उसमें दो प्रकार की संस्कृत, उस समय में जो साहित्य चल रहा था तो दो प्रकार का साहित्य था संस्कृत में। एक था वैदिक साहित्य और एक था लौकिक साहित्य। तो अगर हम संस्कृत की दोनों की बात करते हैं इसमें, तो देखें अगर वैदिक साहित्य को हम वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत साहित्य, तो वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करते हैं, वैदिक संस्कृत, अगर वैदिक संस्कृत की बात करें तो वैदिक संस्कृत का जो समय था वो था 1500 यानी 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। मतलब पहला जो हम संस्कृत का साहित्य देखते हैं तो वैदिक साहित्य है, अब वैदिक संस्कृत साहित्य है। इसके बाद दूसरा जो इसका खंड है वह है लौकिक, लौकिक, लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत का जो समय है वह है, सॉरी, उसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये हमारी लौकिक संस्कृत का समय माना जाता है। आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि भाषा स्थायी नहीं होती, भाषा स्थिर नहीं होती, भाषा हमेशा चलायमान होती है, क्योंकि भाषा एक जगह टिककर कभी रुक ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भाषा समय समय पर बदलती रहती है, भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है। तो जो वैदिक संस्कृत थी, इसमें जो साहित्य लिखा जाता था तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो संस्कृत भाषी लोग ही ज़्यादातर समझ पाते थे, और जो संस्कृत के विद्वान होते हैं जिन्हें हम आचार्य कहते हैं। लेकिन जो लौकिक संस्कृत थी तो ये आम बोलचाल की उस समय की भाषा थी। किस समय की? 1100 से और 1000 से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इस समय लौकिक संस्कृत का वर्चस्व था, क्योंकि बोलचाल की भाषा संस्कृत की थी। और लौकिक साहित्य मतलब जो हम लोगों को भाषा समझ में आती, जैसे आजकल आपने देखा होगा हिंदी साहित्य, और आपने देखा होगा क्षेत्रीय हिंदी। आपको क्षेत्रीय हिंदी ज़्यादा समझ में आती होगी। अगर थोड़ी कठिन शब्दों का प्रयोग हो, साहित्य के शब्द होते हैं और हम लोगों को थोड़ी उसमें कठिनाई होती है उसको समझने के लिए, उसी प्रकार तो लौकिक संस्कृत थी। अब क्या था कि यहाँ पर जो संस्कृत थी तो केवल विद्वान वही पढ़ पाते थे, वही समझ पाते थे, जो आचार्य होते थे। लेकिन यह संस्कृत ऐसी थी लौकिक संस्कृत कि इसको आम जनता समझ पाती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कठिन संस्कृत से हम लौकिक संस्कृत में आ गए। और अगर हम आगे की बात करें तो इसमें भी, हाँ, इसमें भी अगर देखें तो लौकिक संस्कृत भी लोगों को कठिन लगने लगी, तो धीरे धीरे वो लोग प्राकृत की तरफ आए। मतलब प्राकृत भाषाओं का जन्म होता है। प्राकृत भाषाओं का जब जन्म होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्राकृत भाषाओं का जब जन्म हुआ तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस प्रकार रचनाएं धीरे धीरे आई। तो संस्कृत के बाद जो हमारी भाषा आती है वो भाषा आती है पाली, यानी हाँ, संस्कृत के बाद आती है हमारी भाषा पाली। अगर हम पाली की बात करते हैं तो जो पाली का समय माना जाता है वह माना जाता है 500 ईसा पूर्व से
यानी 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी तक। अब देखिए ईसा पूर्व आपका जो है उल्टा चलता है और ईस्वी सीधे चलती है, 1 2 3 4 की गिनती में चलती है। तो यहाँ तक जो आपका समय माना जाता है वो पाली का माना जाता है। आप लोगों को पता है कि बौद्धों का जो ग्रंथ है, बौद्धों के जो ग्रंथ मिलते हैं वो पाली भाषा में मिलते हैं। तो इसका मतलब बौद्ध का जो समय था, बौद्धों का, वो समय कब का माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का जो समय है वो बौद्ध साहित्य है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं प्राकृत, इसके बाद प्राकृत भाषा आती है। अगर प्राकृत भाषा का हम समय देखते हैं तो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक का समय प्राकृत को माना जाता है। अब ये जो प्राकृत भाषा है हमारी, तो ये जैनों की भाषा मानी जाती है। जो जैन ग्रंथ आपको मिलते हैं वो किस भाषा में मिलते हैं? वो मिलते हैं आपके प्राकृत भाषा। अब आप लोगों को ये समझ में आए कि भाषा क्यों बदल रही है। तो ये आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि संस्कृत की जो भाषा थी उसके जो वैदिक संस्कृत थी वो कठिन थी, उसके नीचे जो भाषा आती है लौकिक आती है, लौकिक और सरल होती है, उससे सरल भाषा पाली आती है जो आम जनता और समझ पाती है। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद प्राकृत भाषा उससे भी सरल हमारे लिए मानी जाती थी। ये किस समय मानी जाती थी? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक की। इसके बाद आती है अपभ्रंश। इसके बाद अगली भाषा आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश, अब आप अगर देखेंगे अपभ्रंश को, अपभ्रंश भाषा आती है तो अपभ्रंश का जो समय था वह है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 यानी 1000 ईसा पूर्व नहीं ईस्वी, यानी ईस्वी, यानी अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अगर देखें तो इस समय कुछ अपभ्रंश भाषाएं हिंदी को टच करने लगती हैं, यानी हिंदी को धीरे धीरे छूने लगती हैं। यहाँ से हिंदी आपकी, हिंदी का जो है थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगती है हिंदी। और आप जब देखते हैं चाहे किसी भी ग्रंथ को लीजिए, 1000 के बाद का जो समय चलता है, यानी 1000 ईस्वी के बाद का जो समय माना जाता है वो किस भाषा का माना जाता है? वह हिंदी का माना जाता है। इसके बाद आपकी भाषा आती है हिंदी। हिंदी का जो समय माना जाता है 1000 ईस्वी से। अब इतना हमने क्यों कहा? यहाँ से माना जाता है 1000 ईस्वी से। 1000 ईस्वी से अभी तक का जो समय आपके सामने मिलता है, या हम लोगों को जो इस समय भाषा मिली वह हिंदी है। और इस हिंदी में अगर आप देखें तो अगर हम विद्वानों के मतों के अनुसार देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मत है, जो उनका काल विभाजन है, उसको सबसे अच्छा माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र भी शुक्ल जी लिखते हैं 1050 विक्रमी संवत, यानी ये विक्रमी संवत लिखते हैं 1050। और विक्रमी संवत जो होता है, इस समय को आप देखिएगा, ये जो विक्रमी संवत होता है तो ये हमेशा 57 वर्ष ईस्वी से क्या चलता है? आगे चलता है। तो अगर हम 1050 में, यहाँ पे देखिए, अगर हम 1050 ईस्वी में, सॉरी विक्रमी संवत में, विक्रमी संवत में कितना घटा दें? 57 यानी 57। अगर 57 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 10 में 7 गए तो आपके पास बचेगा 3। इधर पे आपको बचे 14, 14 में 5 गए तो 9, और यहाँ पे बचा 9, यानी ये हमारी निकल आई ईस्वी।
अब यह जो ईस्वी है तो यह देखिए आपने कितनी है 993, तो कौन सी शताब्दी, यहाँ पे भी देखेंगे आप 1000 के आसपास का समय आता है। तो उन्होंने जो समय दिया कि जो आदिकाल है, आदिकाल, तो यहाँ से शुरू होता है आपका आदिकाल। अब इस आदिकाल का समय कहाँ से शुरू होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वो शुरू होता है 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक जाता है। यानी बिक्री संवत की अगर हम बात करते हैं तो 1050 बिक्री संवत से लेकर के 1375 बिक्री संवत तक का समय आदिकाल माना जाता है। अब हम हिंदी में प्रवेश किया, इसके पहले का जो इतिहास है, ये भाषा जो इतना चलते हुए हमारे पास आती है, तो इससे भी आपके 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जब आप भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो भी भाषा विज्ञान में भी आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हिंदी को पढ़ना था हमें, हिंदी साहित्य का इतिहास जानना था, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से पहले की बात अगर हम समझ पाएँ तो हम हिंदी के इतिहास को और अच्छे से समझ सकते हैं। और अब हम आगे चलते हैं। अभी हम जो आज का जो हमारा एक उद्देश्य है, जो आप तक हम डेटा पहुंचाएंगे, तो हम लोग थोड़ी एक हिंदी साहित्य का जो इतिहास का पाठ्यक्रम होता है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस समय कौन सी घटनाएं हुई, वो सारी चीज़ों का ओवरव्यू देंगे। इसके बाद कल से हम आदिकाल के प्रमुख जो आप देखें संप्रदाय या आदिकाल की प्रमुख जो साहित्य है उनको अलग अलग खंडों में बांटकर पढ़ेंगे, जैसे सिद्ध साहित्य, और सिद्ध साहित्य के बाद आपने उसी में देखा होगा जैन साहित्य, उसी में अपभ्रंश की कुछ रचनाएं होंगी, तो इस प्रकार उसी में कुछ लौकिक रचनाएं मिलेंगी। तो ये सबको हम अलग अलग बांटते हुए इसके बाद फिर पढ़ेंगे। तो आदिकाल तक हम आ चुके हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं तो आदिकाल का जो समय माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आदिकाल, अब देखिए आदिकाल, तो आदिकाल का जो समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, तो अभी हमने बताया था 1050 विक्रमी संवत से विक्रमी संवत 1375 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। अगर हम इसको ईस्वी में बात करते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि ईस्वी में समय आ जाता है। अगर ईस्वी की हम बात करते हैं तो इसमें आप 57 माइनस करें, जैसे अभी आपने 57 माइनस किया था तो ईस्वी में निकल गया था 993 ईस्वी, सॉरी 993 ईस्वी यहाँ निकल आएगा। और अगर हम इधर की बात करें तो ये यहाँ पे निकलेगा, अगर 57 इसमें माइनस आप करते हैं तो ये निकल आएगा 1318 ईस्वी। आइए इसको घटा के देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों में कोई दुविधा न रहे, शंका न रहे कि कम है कि ज़्यादा है। तो 1375 माइनस 57 यानी 57, 15 में 7 गए, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे बचा आपका 6, 6 में 5 गए तो 1, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, क्योंकि 13 है, क्योंकि तो 13 ही बचेगा। तो ये आपकी ईस्वी निकल आई। ठीक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर समय आप देखें आदिकाल का, तो कौन सा समय है, ये समय माना जाता है। ये अगर ईस्वी में आपसे कभी प्रश्न अगर आता है तो आप आदिकाल का समय 1050 से प्रारंभ करके 1375 विक्रमी संवत तक का समय बता सकते हैं। अगर आप ईस्वी में आपसे कोई प्रश्न पूछे तो 993 ईस्वी से लेकर के हम 1318 ईस्वी तक का समय मान सकते हैं। आइए इसके बाद अगर हम देखें तो इन्हीं के आपको उपनाम भी कभी पूछ लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, राहुल संस्कृत्यायन ने क्या कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं। तो इस सब का हम नामकरण भी आपको देते हुए जब आदिकाल को मैं शुरू करूंगा तो आपको सारी व्यवस्थित चीज़ें दूंगा।
आज हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हम ओवरऑल हिंदी साहित्य का इतिहास क्या क्या पढ़ेंगे, किस सन से किस सन तक की कौन सी बात होगी, वो हम आज आपके सामने रखना चाहते हैं। इसके बाद अगर देखें, इसके बाद का अगर हम समय देखें तो 1375 के बाद आ जाता है आपका भक्ति काल, यानी सॉरी, इसके बाद आ जाता है भक्ति काल। अब अगर भक्ति काल की बात करते हैं हम लोग, भक्ति काल, तो भक्ति काल का जो समय माना जाता है वो 1375 विक्रमी संवत, ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हम बता रहे हैं, संवत विक्रमी संवत, विक्रमी संवत है 1700 विक्रमी संवत, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने समय निर्धारित किया है वो कहाँ से कहाँ तक का समय मानते हैं, वो मानते हैं 1375 विक्रमी संवत से लेके 1700 विक्रमी संवत तक। अब हम ईस्वी में इसे बदल देते हैं, आप इसमें अगर -57 कर दें तो यहाँ पे आपका निकल आएगा 1318 ईस्वी, जबकि पहले हमने ये कर चुके हैं। अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर 57 आप माइनस कर देते हैं तो आपका समय निकल आएगा 10 में 7 गए 3, और यहाँ पे आपका बचा कितना 9, 9 में 5 गए 4, और यहाँ पे बचा आपका 16, यानी ईस्वी। अब अगर यह बात करते हैं यहाँ पर कि 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक का जो समय है वो समय क्या माना जाता है, भक्ति काल का मानते हैं, ईस्वी। इसके बाद अगर देखते हैं, अगर संवत में आपका समय पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं, और ईस्वी में पूछा जाए तो इसको बता सकते हैं। यह है भक्ति काल का प्रारंभ है, ये भक्ति काल का अंत है। आइए इसके बाद का जो समय आता है, देखिए अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी एक एक लाइन बताते हैं, आगे बढ़ते जाए। भक्ति काल को जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, सभी के प्रमुख कवि, सभी की प्रमुख रचनाएं, सभी की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। चाहे वो आदिकाल की प्रवृत्तियां हों, चाहे भक्ति काल की प्रवृत्तियां हों, चाहे रीतिकाल की प्रवृत्तियां हों, चाहे रीतिकाल की शाखाएं हों, चाहे भक्ति काल की शाखाएं हों, सबको अलग अलग हम पढ़ेंगे और अलग अलग पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। पहले हम एक थोड़ी सी ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके बाद आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, टीजीटी पीजीटी में बहुत सरल प्रश्न आता है कभी कभी, और वह प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। हम लोगों को अति उत्साही जिसे कहते हैं कि हमको तो ये आता है, हमें क्या करना है, तो आपका वह 1 नंबर आपका सिलेक्शन रोक सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि उस 1 नंबर के लिए आपको अगर कोई दोबारा पढ़ा रहा है, तीसरी बार पढ़ा रहा है, तो उसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको जो है वही कंठस्थ होगा और याद होगा, आपके मन मस्तिष्क में रमेगा। आइए रीतिकाल की बात करते हैं हम। तो आपने देखा होगा इसके बाद भक्ति काल के बाद आता है रीतिकाल। रीति काल, अगर हम रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल का जो समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं वो मानते हैं 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत, 1900 विक्रमी संवत, 90 संवत।
इसके बाद अगर देखें इसको ईस्वी में अगर आपको बदलना है तो अभी आपने बदला था कि 1643 ईस्वी और यहाँ हो जाएगा 1843 ईस्वी, क्योंकि जब इसमें भी आप 57 माइनस करेंगे तो आपको ये ईस्वी प्राप्त हो जाएगी। ईस्वी यहाँ पे लिख देते हैं ईस्वी। तो ये समय किसका है? रीतिकाल का है। रीतिकाल का समय जब यहाँ तक आ जाता है तो 43 तक हम आ जाते हैं। इसके बाद का जो समय है वह आपका आधुनिक काल है। अब आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल की बात करते हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? गद्य काल कहते हैं। तो गद्य काल का जो समय माना उन्होंने 1900 विक्रमी संवत और सॉरी अब तक लिखते हैं। अब तक का मतलब क्या होता है? देखिए जहां जहां अब तक लिखा उसका पहले हम समझा देते हैं अर्थ क्या होता है। अब तक, अब तक का मतलब है कि अगर मैं किसी किसी इतिहासकार के अनुसार अगर बात मैं कह रहा हूं तो जब तक वह जीवित रहते हैं तब तक की बात होती है, यहां तक की बात नहीं हो वो कहते हैं। अब तक अगर मैं कह रहा हूं तो मेरे समय की बात है। तो अगर कोई कहे तो यहाँ से लेकर के जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती 1984 तक, तब तक उनका समय 1984 तब तक उनका समय माना जाता है। तो अब देखिए ईस्वी की बात हम करें तो ईस्वी में हम नीचे चले जाएंगे। क्यों नीचे जाएंगे उसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 57 घटाते हैं तो ये कितनी बात आ रही है? 1843। अब 1843 से अगर अब तक की बात आती है, ईस्वी लिख दें ईस्वी, और अगर अब तक की बात आती है अब तक, तो ये 43 है और हम 1884 तक चले जाएंगे, क्योंकि 1884 तक हम जाते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है? इसके आगे का जो समय हमारा है वो, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, इसके बाद हमारे क्या होते हैं? उत्थान शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान की बात की है। वो कहीं पर जो है भारतेंदु द्विवेदी युग, छायावादी युग को ही उन्होंने क्या बांटा कि ये अलग अलग नामकरण करते चले गए, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। तो तीनों उत्थानों की अगर हम चर्चा करें लगभग उनका 25 वर्ष का समय आता है। तो यहाँ पर जो इनका प्रथम उत्थान माना जाता है तो 1850 से 1900 तक 75, और अगर देखें तो उत्थान की जब बात करते हैं तो आधुनिक काल में ही करते हैं, वो विक्रम संवत में बात करते हैं। जब विक्रम संवत में बात करते हैं तो 1900 से 1925 तक का समय लेते हैं। अगर यहाँ तक की बात की जाएगी तो यहाँ भारतीय युग रहेगा। इसके बाद द्विवेदी युग शुरू हो जाता है, तो द्विवेदी युग का जो समय होता है उसको हम द्वितीय उत्थान मानते हैं। द्विवेदी युग के बाद जो आगे का समय छायावादी होता है तो उसे तृतीय उत्थान मानते हैं। तो ये आप एक और भी, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो अगला जो हमारा आधुनिक काल में ही और भी आगे काल आ जाते हैं, जिसमें से आपको हम पढ़ेंगे भारतीय युग। सबसे पहला काल है भारतीय युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भारतेंदु युग का समय क्या माना जाएगा, क्योंकि आधुनिक काल की बात अब तक हो गई थी। तो आप लोगों को अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग समय मिलता है। कुछ विद्वान जब आपके भारतेंदु युग का जन्म होता है और उनकी मृत्यु तक का समय कोई मान लेते हैं कि भारतेंदु युग है।
कुछ लोग सीधे सीधे 1800 से 1850 से स्टार्ट करके 1900 ईस्वी तक का समय मान लेते हैं कि ये भारतेंदु युग है। तो जब हम भारतेंदु युग के समय को मतलब लिखेंगे, तो उसमें जब हम इसका अध्ययन करेंगे भारतेंदु युग का, तो प्रत्येक साहित्यकार यानी प्रत्येक जो आपका इतिहासकार है, वो जो अलग अलग समय निर्धारित करते हैं उनको ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो सर्वमान्य समय होगा उस पर भी हम बात करेंगे कि सर्वमान्य समय हम लोग किसको माने। तो ऐसे अगर लगभग ले लें तो ये ईस्वी में अगर हम चलते हैं तो ये कहाँ से समय हो जाता है स्टार्ट, 1850 शुरू हो जाता है। और अगर हम 1850 की बात करते हैं, क्योंकि 1843 ईस्वी तक, अभी आपने देखा 1843 ईस्वी ये किसका समय था, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि यहाँ से भारतेंदु युग शुरू होता है। अभी बीच में जो संक्रमण काल आता है थोड़ी से, तो इसकी वजह से कुछ लोग 1857 से मानते हैं क्रांति के समय। कुछ लोग कहते हैं कि जब भारतीय हरिश्चंद्र की पत्रिका निकली उसके समय से मानते हैं। तो हम एक मोटा मोटा जो समय लेकर के चलेंगे भारतेंदु युग का, और यहाँ के जो हम रचनाएं और पुस्तकें पढ़ेंगे तो वो भारतेंदु युग ही होंगी। तो भारतेंदु युग का अगर समय देखें तो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय हम जो लेंगे वो होगा आपका भारतेंदु युग। इसके बाद इसी को हम लोग प्रथम उत्थान बोल देते हैं। अब प्रथम उत्थान की बात क्यों आ गई, तो इसी में हम लोग प्रथम उत्थान की बात करते हैं। तो यहाँ भारतेंदु, दूसरा आता है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, अब अगर हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो द्विवेदी युग का समय हम लगभग में समय लेते हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने एक चीज़ और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो पहले समय लिख देते हैं 1900 से लेकर के ईस्वी 1918, क्योंकि इसके बाद छायावादी युग शुरू हो जाता है 1918 ईस्वी। एक आता है अगला आपका युग है छायावादी। छायावादी युग, अब छायावादी युग की हम अगर बात करते हैं तो ये 1918 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक माना जाता है। कहीं कहीं यह सन 1922 ईस्वी से 1938 यानी 38 ईस्वी तक माना जाता है। अब ये दो समय आ गए, इन पर हम बात करना चाहते हैं। आप लोग सोचते हैं कि यहाँ से कोई मानता है कोई यहाँ से, ऐसा क्यों? आप लोगों को पता है कि जब साहित्य या हमारी भाषा आगे बढ़ती है तो उसका कोई निश्चित लाइन नहीं होती कि यहाँ से ही ये काल शुरू हो जाएगा, यहाँ से ही ऐसा साहित्य लिखा जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य जब डूब रहा होता है तो सूर्य डूब जाने पे भी आपको अंधेरा महसूस नहीं होता। आप निर्धारित नहीं कर सकते कि रात का प्रारंभ यहाँ से होगा, अंधेरे का प्रारंभ यहाँ से होगा। जब सूर्य उदय होता है तो आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि प्रकाश जो है यहाँ से शुरू हुआ, यानी रोशनी यहाँ से प्रारंभ हुई, कोई निश्चित नहीं कर सकता। इसी प्रकार भाषा, इसी प्रकार साहित्य चलता है कि कुछ नई रचनाएं लिखती रहती हैं, पुरानी रचनाएं भी चली जाती हैं, यानी पद्धति कि पहले पुरानी पद्धति भी चलती रहती है और नई पद्धति जाती है, यानी पुरानी विचारधारा चल रही है और नई विचारधारा का जन्म होगा, दोनों क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती है। इसी प्रकार समय में होता है, तो इस समय को हम निर्धारित नहीं कर सकते। जो व्यक्ति 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी मानता है किसको, द्विवेदी युग को, तो वो भी समय सही, छायावादी युग का। और जो 1922 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी मानता है वो भी बात सही है। अभी हम इस पर जब
आएंगे छायावादी युग या द्विवेदी युग या भारतेंदु युग, तो हम लोग और अच्छे से इस पर विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो समय है और जो उनके नाम से युग चला, उस युग का ही कोई 1843 मानता है, कोई 1850 मानता है, कोई 1857 मानता है, कोई 1867 मानता है। अलग अलग समय क्यों मिलते हैं, इन पर भी बात होगी। छायावादी युग की भी बात ऐसी होगी। इसके बाद का अगर हम समय देखते हैं तो आपके पास आता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग की अगर बात करते हैं, प्रगतिवादी जो कविताएं हैं लिखी गई वो ज़्यादा समय नहीं लेती, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल का समय लेती हैं। यानी 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक, ये बहुत छोटा सा समय होता है। और इस समय में बहुत सारी नई नई रचनाएं लिखी गई, यानी प्रयोग किया गया। यह प्रगतिवादी मतलब यहाँ पे बहुत गति पकड़ ली रचनाओं ने, क्योंकि छायावादी के बाद का समय। इसके बाद का जो समय आता है प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवादी युग। देखिए, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग, इसका जो समय माना जाता है ये लगभग समय 1943 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक का समय जो माना जाता है, यह आपका किसका माना जाता है? यह माना जाता है आपका प्रयोगवादी युग का। इसके बाद भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अभी आपसे। ये अगर देखें, इसके बाद आपका आता है नई कविता। नई कविता, अगर नई कविता की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1951 ईस्वी से शुरू होकर के हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, हम 1960 तक की रचनाएं लेते हैं, ईस्वी तक की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद साठोत्तरी कविताएं शुरू हो जाती हैं, और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो साठोत्तरी कविताएं हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे लिखते हैं। साठोत्तरी कविताएं, यानी यहाँ पर का जो समय आएगा ये आपका, ये इसके बाद अगर हम करें तो कुछ नई कविताएं भी, कई नई रचनाएं आ जाती हैं। नई कविता के बाद साठोत्तरी कविताएं पढ़ें, और साठोत्तरी के बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2000 ईस्वी से लेकर के, ये पहले तो साठोत्तरी पढ़ेंगे कहाँ से, लगभग यानी 1960 से, सॉरी हाँ 1960 ईस्वी से, और लगभग हम 2000 तक की रचनाएं पढ़ेंगे, यानी 2000 ईस्वी। इसके बाद 2000 ईस्वी से और 2025 ये नई रचनाएं आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो इन सबकी जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, लिखने का जो ढंग है, सब अलग अलग आपको मिलेगा। अब आप लोगों को एक बार मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम इसको एक एक भाग लेकर के उपस्थित होंगे और अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले अगर हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है संस्कृत पर जाना पड़ेगा। और संस्कृत का जो समय था वो क्या था, संस्कृत का समय माना जाता है,
1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और संस्कृत को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक है वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत का समय हमने बताया 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद अगर आप देखें, एक हाँ 2 नंबर, हाँ इसके बाद अगर आप देखें तो पाली आती है। पाली का समय हमने बताया 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक का समय माना जाता है। इसके बाद हमें प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। अगली भाषा आपके पास आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। इसके बाद हिंदी का जन्म होता है। यहाँ पर एक भाषा और आती है, आप लोगों ने देखा होगा, अवट्ट भाषा। अवट्ट भाषा एक संक्रमण भाषा मानी जाती है कि दो भाषाओं का मेल ही अवट्ट भाषा थी, जहाँ अपभ्रंश भाषा खत्म हो रही थी और हिंदी भाषा विकसित हो रही थी। मतलब 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक के जो समय को माना जाता है उसे अवट्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को इसकी भी हम चर्चा करेंगे जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो हिंदी हमारी यहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से? 1000 ईस्वी से। यानी इसका मतलब चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखें आप, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी 1050 विक्रमी संवत मानते हैं। 1050 विक्रमी संवत में अगर आप 57 वर्ष घटा दें तो 993 ईस्वी निकल आता है, यानी 1000 ईस्वी के आसपास का समय निकलता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको आदिकाल यहाँ से प्रारंभ हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत, और ईस्वी में देखें तो 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक का समय क्या माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आप लोगों को अगर समस्या आती ईस्वी और संवत में, ईस्वी निकालने में, तो आप कभी भी 57 माइनस करिए, आपको ईस्वी प्राप्त हो जाएगी। आइए, इसके बाद हमने आपसे चर्चा की भक्ति काल की। भक्ति काल का समय हमने बताया था 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत। इसमें दोनों में 75 घटाएंगे तो ईस्वी भी प्राप्त होती है। ईस्वी का समय हमने बताया था कि 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी। इसके बाद का समय आपका आता है रीतिकाल। रीतिकाल का समय हमने बताया कि 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत। तो यहाँ पर अगर ईस्वी में हम देखते हैं तो 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी का समय माना जाता है भक्ति काल का। नेक्स्ट, इसके बाद हमने आपसे बात की थी आधुनिक काल की। आधुनिक काल का जो समय होता है 1900 विक्रमी संवत से अब तक का माना जाता है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब तक लिखते हैं तब तक का समय। अगर हमें ईस्वी में देखते हैं 1843 ईस्वी से अब तक। इसके बाद आगे हमने आधुनिक काल को बताया कि जिसमें आप लोगों को पहले नंबर आप पढ़ेंगे भारतेंदु, 2 नंबर पढ़ेंगे आप द्विवेदी युग, 3 नंबर पढ़ेंगे छायावादी युग। भारतेंदु का समय जो प्रारंभ होता है वो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग का समय जो प्रारंभ होता है वह कहाँ से शुरू होता है? 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक। छायावादी युग का समय 1918 से लेकर के 1936 तक का माना जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपका प्रगतिवादी आता है। प्रगतिवादी का समय हमने बताया 1936 से लेकर के 36 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी। प्रयोगवादी का समय 1943 से 1951 तक का माना जाता है। इसका नई कविता का समय 1951 से 1960 तक का हम लेते हैं। और इसके बाद साठोत्तरी जो कविताएं आती हैं, रचनाएं आती हैं, साहित्य आता है, वह 1960 से लेके 2000 ईस्वी तक का लेते हैं। इसके बाद जो हम लोग वर्तमान में आते हैं तो यहाँ पर आपका समय हो जाएगा वर्तमान। वर्तमान का जो रचनाएं आपको मिलेंगी वो मिलेंगी 2000 ईस्वी से लेकर के 2025 तक की रचनाएं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस समय में कौन कौन सी रचनाएं पढ़ेंगे, इस पर हम पूरी जो है चर्चा रेगुलर रूप में हम देंगे आपको। हम ये चाहे आपको हम हल्का ही हल्का डेटा दें, लेकिन आपके टीजीटी और पीजीटी में
आपके नंबर को बढ़ाने के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। अगर आपके 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर आपकी तैयारी से एक्स्ट्रा मिलते हैं इन वीडियो को देखने के बाद, तो आपका भी इसमें देखना सार्थक होगा और हमारा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कल से हम आदिकाल और आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, ये सभी लेकर के उपस्थित होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे, आपको ये लगे कि ये हमारे लिए अच्छा है, तो एक बार लाइक करिएगा, और वीडियो अगर प्राप्त करना है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। जितना परिवार बढ़ता है उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको पूरा टीजीटी और पीजीटी का रिवीजन बैच आपको पूरा देंगे और फ्री देंगे, निःशुल्क देंगे, ये वादा है। धन्यवाद।